नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के जैसे कि हम आपको अल्टरनेट डे पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 5वां, जिसमें हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 4, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले के सभी पार्ट की प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये जो प्रश्न है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, प्रथम तार सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या था, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। आपको बताना था 1933, 1943 या 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से आपको छांटना था कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 1943 जो है वो सही हो जाएगा, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो जिसने इसने ऑप्शन ए दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। एकत्र लिखा हुआ है, नीरस लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल लिखा हुआ है और योगी राज लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो अशुद्ध शब्द में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में जो मात्रा ये लगी हुई है ये आपकी बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, ये छोटी की मात्रा लगती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ऊपर बिंदी रहेगी परंतु जो त्रा में मात्रा लगी हुई है वो छोटी मात्रा होगी, और मंडल जो है आपका इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपका सही जो है वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही है। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटना है। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध। आपका साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, यानी कि सा के बाद एक मात्रा और यहाँ पर लगेगी। इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपका साप्ताहिक जो है वो होता है, ये आपका सही होता है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ईर्ष्या है, अनुकूल है, आशीर्वाद है या नक्षत्र है। आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द जो है वो दे रखा है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नक्षत्र जो है वो गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में छा लगी है, छाता वाली छा लगी है, परंतु आपका जो छा लगता है वो ये वाला छा लगता है। तो इस प्रकार से आपका नक्षत्र जो है वो सही होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी में जो आशीर्वाद लिखा है किस प्रकार से लिखा है। क्यों? क्योंकि वर्तनी संबंधी जो शुद्ध है करने को छाटना आता है उसमें आशीर्वाद आपका बहुत बार पूछा गया है। आशीर्वाद होता है, बड़ी की मात्रा लगती है, और वाह के बाद जो आपका ये रा देख पा रहे हैं ये जो है कहाँ पर लगता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसको एकदम रट के रखिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर अशुद्ध वाला ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन बताना है आपको नहीं है। वायु सखा, हुतासन, विभावसु या विपथगा। अच्छा प्रश्न है क्योंकि प्रश्न में आप आग के पर्यायवाची भले जानते होंगे परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको छांटना है आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा पर्यायवाची आग का नहीं है। तो आपका डी वाला ऑप्शन विपथगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी के संबंध में इसका आपको जो अर्थ है वो देखने को मिलता है, तो आग के संबंध में आपका ये नहीं होगा। वायु सखा, हुतासन, विभावसु ये सभी आग के पर्यायवाची के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो सरिता होता है, तटनी होता है, प्रवाहिनी होता है,
जलमाला होता है, तरंगिणी होता है, ऐसे बहुत से पर्यायवाची अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न 5 कह रहा है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लिप्सा, कामना, यातना या स्पृहा। आपको बताना है कि इच्छा जो है उसका कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपको पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है कि यातना देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये इच्छा का पर्यायवाची तो किसी भी हिसाब से नहीं होगा। तो यही आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ये जो है पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। अंबु, सर, मेघ पुष्प या नीर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है पानी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। अंबु, सर, मेघ पुष्प या नीर। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची पानी का नहीं है। तो सर जो है आपका पर्यायवाची नहीं है, अंबु भी होता है, मेघपुष्प भी होता है और नीर भी जो है उसी के सेंस में होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर आपका शीर्ष के संबंध में आता है, मस्तिष्क के संबंध में इसका पर्यायवाची आता है, मुखिया, मध, अलग अलग इस प्रकार से इसके पर्यायवाची होते हैं, परंतु पानी से इसका संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पावक, सदन, शाला या निकेतन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए पावक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो पावक है वो आपका पर्यायवाची शब्द घर का जो है वो नहीं होता है। सदन होता है घर का पर्यायवाची, शाला भी होता है और निकेतन भी जो है वो होता है। और बात करें जो आपका पावक है वो किसका पर्यायवाची होता है, तो वो अग्नि या आग का होता है, उसका अनल होता है, बाड़ा होता है, वही होता है। पावक भी उसी का पर्यायवाची यानी कि आग या अग्नि का पर्यायवाची जो है ये होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। अगला प्रश्न 8 कह रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका होता है गुणवाचक विशेषण। इनको याद भी रखिएगा, क्यों याद रखेंगे तो आपको पहचानने में भी आसानी होगी, साथ में संख्या पूछी जाएगी तो भी आप कर ले जाएंगे। पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आपका क्या होता है, चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, इन चारों को याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। कौन कौन से होते हैं उनके नाम एक बार शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूं मैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक मिनट, आदि और या अनिश्चय। और चौथा कौन सा होता है आपका संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा और लास्ट कौन सा होता है
निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 प्रकार जो है वो होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं या 7 भेद हैं? बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज और एक होता है आपका विदेशी या उसी को हम विदेशज के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 4 होते हैं जब बात की जाती है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर यदि पूछे जाए तो आपके 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये कुल 8 प्रकार के आपके जो है वो होते हैं जब प्रयोग के आधार पर जो है वो शब्दों के प्रकार जो है वो पूछे जाएं। और यही चीज यदि विकार के आधार पर पूछा जाए तो 2 होते हैं आपके, विकारी और अविकारी। और यदि अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तब आपके 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो देखते हैं, मैंने सारी चीजें अभी आपको बताई, कौन इसका सही उत्तर जो है वो टिक करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो रचना के आधार पर यदि बात करें कौन सा सही होगा तो आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपका रूढ़ होता है और यौगिक होता है और एक और होता है आपका योग रूढ़। ये 3 जो है आपके होते हैं। इनको डिटेल में हम नहीं जान रहे हैं, केवल मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में हम प्रश्न के साथ साथ आपको बताते चलते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद जो है वो होते हैं। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। बस आपको संख्या याद रखनी है कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका व्यक्तिवाचक, मैं डायरेक्ट पहला पहला यहाँ पर लेटर लिख रहा हूं। दूसरा होता है आपका जातिवाचक, तीसरा होता है आपका भाववाचक, चौथा होता है आपका समूहवाचक और 5वां होता है आपका द्रव्यवाचक। तो ये 4 आपके, यानी कि ये जो 5 है ये आपके संज्ञा के भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये आपके होते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8, इस प्रकार से ऑप्शन आपको पूछा गया। मैंने आपको बताया था कि जब अभी शब्दों के प्रकार तो विकार के आधार पर इन्हीं में जो है वो डिवीजन किया गया है, परंतु यहाँ पर प्रश्न विकारी और अविकारी शब्दों के संबंध में पूछा गया है। और कहीं कहीं आपको विकार के अलावा प्रयोग भी लिखा रहता है, तो प्रयोग के आधार पर भी जो डिवीजन किया जाता है उसमें विकारी और अविकारी आपको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं उत्तर की कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी कुल 8 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, विकारी जो शब्द होते हैं इनके 4 भेद होते हैं और जो अविकारी हैं इनके 4 होते हैं। तो दोनों के मिला के आपके कुल कह सकते हैं 8 जो है वो प्रकार हो जाते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो विकारी जो शब्द है इसके जो 4 भेद होते हैं, एक होता है आपका संज्ञा, एक होता है आपका सर्वनाम, एक होता है आपका विशेषण और चौथा होता है आपका क्रिया। तो ये 4 होते हैं आपके विकारी शब्द के अंतर्गत। अविकारी की बात करें तो इसमें होता है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक, तीसरा होता है आपका समुच्चय
बोधक, और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बस, क्योंकि इतने में आप समझ जाएंगे। तो ये विकारी के 4, अविकारी के 4, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद, तो कुल 8 भेद। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? 4 ऑप्शन है, कृपा, जाति, नमक या कुलीन। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कुलीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि यथा समय समास है। आपको याद होगा तो इससे पहले मैंने जो कराए थे समास पर आधारित कुछ प्रश्न, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि यथा किस में लगा होता है, तत्पुरुष में, अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में या बहुव्रीहि समास में। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अव्यय यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर यथा लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान को जो है वो दर्शाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि प्रत्येक समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रत्येक जो है आपका किस प्रकार का समास है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास ही जो है वो होता है। और अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पहला पद जिसमें अव्यय हो और जिसमें बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका बहुत से आ जाते हैं, जैसे कि प्रतिदिन होता है, यथाशक्ति होता है, प्रतिमास होता है, या कह सकते हैं आजन्म होता है। इसमें सामासिक जो शब्द होते हैं उसको मैंने बताया था कि इसका जो पहला पद होता है उसमें क्या क्या आ जाता है, तो जैसे कि प्रति आ जाता है, या कह सकते हैं यथा आ जाता है, या कह सकते हैं आ जाता है। इस प्रकार के आपको चीजें जो है वहां पर देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17। तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक तो आपका बहुब्रीहि समास हो सकता है और एक आपका द्विगु समास हो सकता है। बहुब्रीहि समास किस हिसाब से, तिरंगा हम जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके रूप में देखते हैं, तो जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बहुब्रीहि समास को टिक बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी आपको दे रखा है। और जब आप जानते हैं तिरंगा का जो समास विग्रह करेंगे वो 3 रंगों का समाहार करके भी आप कर सकते हैं, तो उस आधार पर द्विगु समास भी आपका बिल्कुल सही हो सकता है, जो कि ऑप्शन में तो है नहीं। इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो आप इनमें से कोई नहीं को भी टिक कर सकते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है जहां पर बहुब्रीहि समास हो तो प्रायोरिटी उसी को ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुब्रीहि समास आपका ज्यादा सही होगा। परंतु यदि नेट पर आप सर्च करेंगे या कहीं अधिकतर देखेंगे तो आपको तिरंगा द्विगु समास ही लिखा देखने को मिलता है। ये चीज भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं 18, और आप भी अब कमेंट में अवश्य बताइएगा आपके अकॉर्डिंग तिरंगा जो है वो कौन सा समास होना चाहिए। 18 प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न जो है आपका वर्तनी संबंधी जो त्रुटि होती है उनमें भी बहुत बार पूछा जाता है। अब आपको बताना है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवियत्री, कवियाड़ी या कवियत्री अलग तरीके से लिखा हुआ है, या में मात्रा लगी हुई, और इनमें से कोई नहीं। आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा कवि का स्त्रीलिंग रूप सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं यदि उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन कवयत्री बिल्कुल सही होगा। देखिए बोलते हैं तो कवयत्री बोलते हैं, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, कवयत्री नहीं होता, कवयत्री इस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न 19। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, क्या है? सूर्याणी है, सूर्यी है, सूरा है या सूर्या है? चार ऑप्शन है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका स्त्रीलिंग रूप जो है वो होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है थोड़ा सा करंट अफेयर पर आधारित है और प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, कि 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान जो है वो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? नासिरा शर्मा को, लीलाधर जगूड़ी को, गोविंद मिश्र को या सुरेंद्र वर्मा को? चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर की, सोशल साइंस अलग अलग प्लेलिस्ट, जहाँ पर इसी प्रकार चैप्टर वाइज जो है प्रश्न की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। आंसर देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।